दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड मोर। सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है, नरेंद्र मोदी या गांधी परिवार। दोस्तों इन दिनों कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड बहुत ज्यादा चलन में है और इस टर्म को लेकर आए हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। राहुल गांधी कहते हैं पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड और इनके इस शब्द को जो है राहुल गांधी हो या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या यूथ कांग्रेस के लोग हैं, ये पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज शब्द का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी यूथ कांग्रेस का एआई समिट में जो नग्न प्रदर्शन था उसमें भी उन लोगों ने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज स्लोगन का यूज किया था। अब इस पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड जो राहुल गांधी का स्लोगन था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है और ये कहने का, ये दिखाने का प्रयास किया है कि इवन कांग्रेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कांग्रेस के जितने भी पीएम रहे हैं सब के सब कॉम्प्रोमाइज्ड रहे हैं और उन्होंने बकायदा वीडियो जारी करके पूरा ये दिखाया है कि कौन कब कौन कौन कितना कॉम्प्रोमाइज था। तो इसी पर हम भी बातें करेंगे कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज पर। कांग्रेस ने कब कब देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है ये देखने का कोशिश करते हैं। बात करते हैं 1947 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने चाचा नेहरू। मुझे तो चाचा जी के आगे वो मिर्जापुर का डायलॉग लिखना के मन कर रहा है, डैश चाचा। तो चाचा जी ने क्या क्या किया है, हाउ जवाहरलाल नेहरू वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। आप देखिए यहां पर यूएनएससी सीट 1950, इंडिया डिक्लाइंड अ परमानेंट सीट टू अवॉइड अपसेटिंग चाइना। ये एक बहुत बड़ी भूल चाचा नेहरू ने किया था। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट ऑफर किया गया था तो चाचा नेहरू ने उस सीट को डिक्लाइन कर दिया और वो सीट चाइना को दे दिया गया है। आज जब कभी भी भारत के यूएन काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए बात चलती है तो चाइना ही सबसे बड़ा रुकावट डालता है। तो चाचा नेहरू का ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। किसके कहने पर क्यों किया है यह सब इतिहास के पन्नों में छिप गया है और चाचा नेहरू ने हो सकता है इसके ऊपर कोई किताब भी लिखा होगा लेकिन उस किताब को पब्लिश नहीं किया होगा। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, तिब्बत 1954, इंडिया फॉर्मली एक्सेप्टेड तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना लूजिंग स्ट्रेटेजिक बफर। दोस्तों चाइना कभी भारत का बॉर्डर शेयर करता ही नहीं था, तिब्बत आता था। लेकिन चाइना ने जब तिब्बत के ऊपर अटैक किया तो इंडिया जो है उसको चाइना का पार्ट मानने को एक्सेप्ट कर लिया। यह एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ब्लंडर जो चाचा नेहरू ने किया था। चाचा नेहरू को पॉलिटिक्स का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। अगर थोड़ा सा भी उन्हें पॉलिटिक्स का ज्ञान होता तो जब आजादी के बाद देश की जितनी भी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने का काम सरदार पटेल कर रहे थे। सिर्फ एक रियासत जम्मू कश्मीर की रियासत को मिलाने का काम नेहरू ने अपने कंधे पर लिया था और वो काम भी नेहरू फेल हो गया। वो काम भी नेहरू से नहीं हो पाया, चाचा नेहरू से नहीं हो पाया। तो इसे भी आप एक ब्लंडर के रूप में देख सकते हैं, पॉलिटिकल ब्लंडर जिसे आप कह सकते हैं, वो नेहरू ने कर रखा है। उसके बाद 1962 वॉर तो प्रधानमंत्री नेहरू, चाचा नेहरू का एक बहुत जबरदस्त फेलियर था। इंटेलिजेंस वार्निंग वेयर इग्नोर्ड लीडिंग टू डिफीट, द रिपोर्ट रिमेन्स क्लासिफाइड। तो जो इंटेलिजेंस के जितने भी इनपुट्स थे सबको इग्नोर करके चलते थे चाचा नेहरू। इसके कारण भारत की चाइना के साथ युद्ध में भारत की करारी हार होती है। हमारे हजारों जवान
शहीद होते हैं और हजारों एकड़ की जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। सोचिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अरे राहुल गांधी, तुम्हारे वंशजों ने तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज करके भारत की हजारों लाखों एकड़ जमीन को दुश्मन के हवाले कर रखा है। तुम किस मुंह से कॉम्प्रोमाइज की बात करते हो? आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आती है जिसे हम पर्सनली बोलेंगे क्यून ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड। इसने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया है भैया, ये तो आप एमओ मथाई जी का किताब में निशिकांत दुबे ने इनका कच्चा टिच्छा खोल के रख दिया है। ये कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज थी, किससे किससे कॉम्प्रोमाइज थी, इसका तो भैया भगवान ही मालिक हैं, हम और आप क्या मालिक हैं। लेकिन फिर भी जो बताने लायक बात है वो तो बता ही देते हैं। बाकी तो मथाई भैया की जय हो। फॉरेन फंडिंग डॉक्यूमेंट्स साइट सीआईए फंडिंग क्लेम्स एंड केजीबी सूटकेस मनी एलिगेशन लिंक्स टू कांग्रेस। मतलब केजी उस समय का ऐसा सिचुएशन था ना कि मानो पूरी की पूरी भारत की सरकार बिकने को तैयार बैठी थी। केजीबी हो या फिर सीआईए की फंडिंग चरम पर होती थी और अमेरिका के जासूस भारत के सरकार तक अपनी पैठ रखते थे। सीआईए अगर कोई भी फाइल देखना चाहता था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का तो उसे इजीली अवेलेबल हो जाता था। नाउ राहुल गांधी टेल हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड। योर ग्रैंड मदर वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। उसके बाद कच्चा थेवू द्वीप इंडियन टेरिटरी वॉज सेडेड टू श्रीलंका विदाउट कंसल्टिंग तमिलनाडु। बिना तमिलनाडु स्टेट के कंसल्ट किए हुए एक द्वीप जो है वो श्रीलंका को दे दिया जाता है। वो तुम्हारी इंदिरा गांधी क्या दहेज में फिरोज खान से दहेज में लेकर आई थी क्या? या फिर उसके नाना उसके दहेज में लेकर आए थे या उसकी अम्मा दहेज में लेकर आई थी? सिक्योरिटी डिसीजंस रिकॉर्ड्स क्वेश्चन न्यूक्लियर एंड डिफेंस चॉइस वेयर मेड अंडर हर लीडरशिप। मतलब कि उनके शासन के अंतर्गत ही ये सारा न्यूक्लियर डील का क्वेश्चन पर सवाल उठाए गए थे। उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड 1971 इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में होता है, जब 54,000 सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर करते हैं और इंदिरा गांधी उन सबको छोड़ देती है और अपने 50-60 सैनिकों को पाकिस्तान से छुड़वा नहीं पाती हैं। ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। और कितने कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी का? राहुल गांधी देख रहे हैं ना तुम्हारे, तुम पहले ऐसे कपूत हो जो अपनी माता जी, दादी जी, नानी परनानी सबकी धज्जियां उड़वाने का जिम्मा जो है राहुल गांधी ने ले रखा है। उसके बाद आ जाइए, सोनिया गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, हाउ शी वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। शैडो पावर, मतलब कि यूपीए सरकार 2004 से लेकर 2014 तक वो सरकार से बाहर रहकर भी सरकार को कंट्रोल करती थी। उन्होंने एक बना रखा था यूपीए चेयरपर्सन, उसकी हेड सोनिया गांधी बनी थी और इस तरह वो सरकार पर कंट्रोल रखती थी। नेशनल हेराल्ड केस, उसकी तो भैया कितनी बातें की जाए कम है। किस तरह से फंडिंग का उन्होंने हेराफेरी किया है। फॉरेन लिंक्स, उनके जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उनके लिंक कहाँ कहाँ है। फाउंडेशन लिंक्स टू फॉरेन डोनर्स इंक्लूडिंग चाइना एंड सोरेस नेटवर्क रेज सीरियस कंसर्न। इस तरह से उनकी मम्मी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई थी। अब आ जाइए हाउ राहुल गांधी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। राहुल गांधी तो इस देश के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मैंने कई बार अपनी वीडियो में कह रखा है, पास्ट के वीडियोस में, कि मुझे तो राहुल गांधी ह्यूमन बीइंग लगते ही नहीं हैं। वो मुझे लगता है एक रोबोट की तरह आते हैं, उनमें जितना इंफॉर्मेशन फीड किया जाता है उसके ऊपर वो हंगामा खड़ा करते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद वो इशू गायब हो जाता है। तो राहुल गांधी जब कभी भी कोई सेशन आता है, पार्लियामेंट का सेशन आता है, तो एक कहीं से फर्जी किताब लेकर आ जाते हैं, कोई कहीं की रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं और पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन वो वॉश आउट कर देते हैं। इस तरह से देश के डेवलपमेंट, देश की तरक्की के लिए वो एक बहुत बड़े बाधक के रूप में काम कर रहे हैं। दिस इज हाउ राहुल गांधी इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
अब देखिए राहुल गांधी जो है देश की जितने भी कानून संसद में पेश होता है, राहुल गांधी जितने भी आंदोलन करते हैं, आंदोलनकारियों के कंधे पर बैठ के आंदोलनजीवी बनकर हर एक चीज में राहुल गांधी एक ऑब्स्ट्रक्शन बनने का काम करते हैं, रुकावट बनने का काम करते हैं। देश के तरक्की में, देश का जो विजन है उसमें राहुल गांधी रुकावट डालने का काम करते हैं। और दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि डील में उन्होंने जो अमेरिका के साथ डील किया है उसमें उन्होंने देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। दोस्तों जब कभी भी किसी तरह का डील होता है तो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए एक क्वार्टर या एक साल का समय मिलना चाहिए। उसके बाद ही हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये डील में कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ है। और राहुल गांधी के अनुसार तो इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी जब डेड ही है तो उसके बाद अगर जो भी होता है वो प्लस में ही होता है ना। ये राहुल गांधी देश को समझाने में विफल रहे हैं। तो अब देशवासियों को समझ में आ गया होगा कि हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे लगता है कि मैं अपना वर्डिक्ट दे देता हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस और गांधी परिवार ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड रहे हैं भारत की राजनीति में। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपके अनुसार क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।